हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपने पिछले वीडियो में दो विधियां पढ़ ली थी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज हम तीसरी विधि की बात करेंगे जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। तो अब वज्र गुणन विधि होता क्या है, अगर इसके लिए मैं आपको दिखाऊं कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मानक समीकरण आपको पता है लीनियर इक्वेशन का, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब देखेंगे कि इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे आसान तरीका ये होता है वज्र गुणन का कि आपको पहले तो 3 क्रॉस बनाने होंगे, 1 2 एंड 3 बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ y और यहाँ 1, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, आप यहाँ लिख लीजिए b1 और यहाँ पर b2, c1 c2, यहाँ a1 a2 एंड देन अगेन b1 b2। अभी ये सिर्फ मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है तैयार करके कि क्रॉस बना करके कैसे लिखेंगे। आप शुरू करेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इससे इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। आपने x लिखा, x ले लीजिए, y लिखा, y ले लीजिए, डिवाइडेड डिवाइडेड 1 डिवाइडेड, तीनों इक्वेशन इक्वल में रखेंगे। अच्छा, लेकिन अब x के डिवाइडेड में हम रखेंगे क्या, उसके लिए क्या करेंगे, b1 और ये c2 ये जो है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड देन माइनस दिस, ओके, ये दिख रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, b1 c2 में मल्टीप्लाई किया c2 माइनस b2 में मल्टीप्लाई किया किसका, c1 का, ठीक है। इसी तरीके से y वाले का देखिए, c1 का हम a2 में करेंगे, ठीक है, और माइनस c2 का a1 में करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा y के नीचे, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। नेक्स्ट a1 का करेंगे b2 में, ठीक है, देखिए क्रॉस बन रहा है केवल, a2 का करेंगे b1 में, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका सिर्फ एक फॉर्मेट है वज्र गुणन विधि से लिखने का। तो अब आप कहेंगे कि इससे इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। चलिए, गुणांक है ना यहाँ पर, इन गुणांकों की संख्या अगर अंकों में दी होगी तो मान लीजिए ये सारे अंक को सॉल्व करने के बाद अगर आपको मिलता है x/8, ठीक है, और y/10 एंड हियर 1/1, तो अब इससे इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, आप इसको इसके इक्वल करिए और इसको इसके इक्वल जब करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, जब x/8 को 1/1 के इक्वल करेंगे तो यहाँ x इक्वल टू 8 मिलेगा, और जब y/10 को 1/1 के इक्वल करेंगे तो y/10, ये देखिए आपको सॉल्यूशन मिला। तो बस इसी वजह से अब वज्र गुणन नाम ही दिख रहा है, वज्र है एक तो पहली बात, और वज्र क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। आप देखेंगे इसका कैसा स्ट्रक्चर बहुत देखने में तो हार्ड है, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं आपको अभी इसको पहले, अब इस इक्वेशन तक हम पहुँचेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा आ गया वज्र गुणन विधि, ठीक है, ये पॉइंट हमारा है। तो अब आप देखेंगे जब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन मान लीजिए दे रखा है कि 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य जो है 35 रुपये है, और 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, ठीक है। तो अब हम 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य कैसे निकालेंगे, वही x और y की वैल्यू निकालनी होगी हमें। आइए लेट करेंगे क्या कि 1 संतरे का मूल्य x रुपये है और 1 सेब का मूल्य y रुपये है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना है। तो आपको क्वेश्चन अपने माइंड में रखना होगा कि 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपये है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 35। x को हमने संतरा माना था, y को हमने सेब माना था, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। हम इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे निगेटिव में आके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बना हमारा।
नेक्स्ट देखते हैं कि 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये दे रखा है, यानी 2x + 4y = 28। अगेन वी कैन राइट दिस 2x + 4y - 28 = 0, विच इज़ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये देखिए विलोपन विधि से हल करने पर, आपने विलोपन विधि पढ़ रखी है पहले, अर्थात x का गुणांक हम पहले बराबर करेंगे और उसके बाद से विलोपन विधि में किसी एक का गुणांक बराबर करते हैं। आप चाहे x का कर सकते हैं, y का कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें इजी लगे आप वो करिए। तो हमने यहाँ पर किसका गुणांक बराबर किया है, x का गुणांक बराबर किया है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से, देन 10x हमारा इक्वल होगा। तो 2 × इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 × इक्वेशन सेकेंड, देन वी हैव। हम अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपको फॉर्मूला दिखाना है वज्र गुणन विधि तक पहुँचने का। तो 2 × 5x 2 × 3y - 35 × 2 = 0, ये इक्वेशन थर्ड मिला हमें। सेम प्रोसेस नीचे, क्योंकि नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 2x + 5 × 4y - 5 × 28 = 0। अब ये माइनस है, चूँकि हमारे इक्वेशन में ऑलरेडी माइनस हमने पक्षांतर करने के बाद से किया था। इक्वेशन 3 और 4 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखिए x कॉमन ले लिया, इसका गुणांक माइनस कर दिया, y कॉमन ले लिया, इसका गुणांक माइनस कर दिया। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ से हम प्लस लेंगे। ठीक है, -35 के साथ ही रखा है इंटू 2, और -28 के साथ भी हमने माइनस रखा है इंटू 5 = 0 करेंगे। अब देखिए ये कैंसिल आउट होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो x का गुणांक जब 0 हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू ख़त्म हो गई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू लेंगे, अगर इसको उधर करिए माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, यहाँ से हम y की वैल्यू ले रहे हैं। वेट, देखिए हमारे पास क्या था, 2 और 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है, -5 और 4 एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय y था, एंड प्लस -35 मल्टीप्लाई बाय 2 -28 मल्टीप्लाइड बाय 5 = 0 था। तो हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली है ना। तो देखिए जब ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस होगा, और एज इट इज़ जो ब्रैकेट में है हमारे पास हम उसे वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, y का गुणांक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इतना तो आपको पता ही है, आपने अगर पढ़ रखा है 9th में। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस माइनस को हटाना है हमें। ठीक है, तो हम इस माइनस को अंदर ले आएंगे, तो इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -28 × 5 और -35 × 2, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 × 3 -5 × 4। परेशान मत होइएगा, अभी जब आप पहुँचेंगे तो आपको समझ में आएगा आखिर ये चल क्या रहा है। तो ये आपको एक और इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए हमने अभी सॉल्व करके यहाँ तक सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम इस फॉर्म में माने अगर लिखा जाए तो हम क्या पाएंगे, यहाँ से a1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, ऐसे एज इट इज़ कंपैरिजन करने पे, जैसे आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इक्वेशन a1x + b1y + c = 0 अगर आप लेंगे, उसी से कंपैरिजन करने पे हमें ये वैल्यू मिली है। ठीक है, तो यहाँ चिंता करने कोई बात नहीं है कि a1 b1 की वैल्यू कहाँ से आ गई। तो जब आप उस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको जब इन 6 वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो आप इन इक्वेशन को जब 5 में रखेंगे, कि मतलब 5 जहाँ है वहाँ हम a1 डालें, 3 जहाँ है वहाँ b1 लिखें, तो हमारे इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए हमने वैल्यू डाली y में, a1 c2 - a2 c1 डिवाइडेड बाई a2 b1 - a1 b2। ठीक है, सिमिलरली जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास ऐसे ही जब हम y का गुणांक बराबर करके विलोपन विधि से y के कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। ऐसे सेम वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू मिली हमें, तो x और y की ये वैल्यू मिल गई ना। देन आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन 5 वी गेट,
अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन 5 था उसमें हम वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। एंड सिमिलरली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ x इक्वल टू 4। मतलब यहाँ जो आपको वैल्यू मिली थी a1 b1 a2 b2 एंड c1 c2 की, उसको जब इसमें पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू 4 मिलेगी और y की वैल्यू 5 मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर 4 और y बराबर 5 दिए गए समीकरण युग्म का एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब हम एक संतरे का मूल्य x जो माने थे तो वो 4 रुपये आ गया, और एक सेब का मूल्य हमने जो y मान रखा था वो 5 रुपये आ गया। ठीक है, लेकिन अभी बात ये है कि जो आया है हम चेक कैसे करें कि हमारा सॉल्यूशन सही आया है। उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन था 5x + 3y = 35, इसमें आप x और y की जो वैल्यू मिली है x बराबर 4 और y बराबर 5, जब उसको रख के सॉल्व करेंगे तो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन था हमारे पास 2x + 4y = 28, जब आप उसमें भी x और y की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपको RHS मिल जाएगा। जब आपको RHS और LHS इक्वल मिल गया, इसका मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे हमारे पास x की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू ये, इस फॉर्मेट में हम पहुँचे थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि a1 b2 माइनस a2 b1 जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन होती है इस इक्वेशन की। आप सोचिए क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट होता है, और हमें x और y की वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए नहीं, हमें कोई वैल्यू चाहिए। इस वजह से कंडीशन ये है कि जो इसका हर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो कंडीशन आ जाएंगी। पहला कंडीशन ये कि जब a1 b2 और माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा। देखिए नॉट इक्वल टू 0 उधर जाएगा तो पक्षांतर करिए, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। अब a1 और a1, a वाले इक्वेशन को एक तरफ यानी a1 और ये इधर जाएगा तो डिवाइडेड आएगा। ये देखिए मतलब आपके पास है a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, a1 अपान ये देखिए a2 को डिवाइड करेंगे एंड नॉट इक्वल टू b2 b1 अपान b2। ठीक है, यही मिलेगा। हमने इसको यहाँ ले आया और इसको इसके नीचे ले आया, वही इक्वेशन यहाँ पर है। तो इसका मतलब कि जब ये कंडीशन होगी तब रैखिक समीकरण के युग्म का जो है एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो ये कंडीशन लगती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 हो। जब इक्वल टू 0 होगा तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो जाएगा। हम इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लें, अगर k हमारा क्या है वो कोई कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर ka2 एंड b1 बराबर kb2। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा ना डिवाइडर से। ठीक है, तो सिंस वी हैव इक्वेशन फर्स्ट एज दिस, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट इस रूप में अगर हो a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड इज a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे कि a1 और b1 की जो हमें ये वैल्यू मिली है, ठीक है, k के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट जो हमने माना था, तो हम क्या करेंगे कि a1 और b1 की वैल्यू पुट करेंगे। आइए वैल्यू रख के देखते हैं। a1 की वैल्यू ka2 है, तो इसमें रखिए a1 की वैल्यू, तो ka2 इंटू x प्लस kb2 इंटू y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, k यहाँ पर भी है, k यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए। इक्वेशन क्या मिलेगा, a2x प्लस b2y, c1 यहाँ था इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, तो थर्ड ये मिला। अब क्या करेंगे कि समीकरण थर्ड और सेकंड को तभी संतुष्ट होंगे जब c1 बराबर kc2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई k है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो जब c1 को हम kc2 के बराबर रखेंगे तो ही हमें इसमें पूरा k कॉमन मिलेगा। इसका मतलब इक्वेशन एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो जब c1 को kc2 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 अपान c2। ठीक है, अब यदि अगर c1 बराबर kc2 हो तो समीकरण 2 का कोई भी हल वो समीकरण a को संतुष्ट करेगा। कैसे, अगर c2 की जगह हम रखें तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन a2x प्लस b2y ये था इस फॉर्मेट में, और c1 की जगह हम kc2 रख दें
तो ये देखिए अब के कॉमन हो गया, ये पूरा एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, कंडीशन वही बोली गई है कि इफ़ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू K हो तो 1 और 2 जो है समीकरण से निरूपित होंगे और रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहली कंडीशन हमारी जब नॉट इक्वल टू 0 पे थी तो ये कंडीशन आई थी कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, और जब A1B2 माइनस A2B1 0 के इक्वल होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये कंडीशन आई आपकी, ये देखिए ये। ठीक, अब यदि C1 नॉट इक्वल टू KC2 हो तो युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा इक्वेशन सेकंड थर्ड मैच ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन तो आने की कोई बात ही नहीं रही। कंडीशन क्या क्या मिला, 3 हमें कंडीशन मिला। वही कंडीशन सेम जगह मिलती है जो आप विलोपन में पाएंगे, जो आप प्रतिस्थापन में पाएंगे, जो आप ग्राफीय से हल कर रहे थे या फिर जो आप बीजगणितीय रूप से हल कर रहे थे। तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस सबको अलग अलग सॉल्व करने का तरीका होता है। यहाँ पर भी देखिए आपको सेम 3 कंडीशन मिली कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। और अनेक हल का हमने आपको बताया था कि वो रेखाएं संपाती होती हैं, और जब अद्वितीय हल मिलता है इसका मतलब कि वो प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो युग्म का कोई हल नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, समांतर। तो देखिए सेम कंडीशन आ गई ना जो आपने उसमें पढ़ रखी थी ज्यामितीय वाले में और बीजगणितीय में। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है किसी भी सॉल्यूशन में, बस सॉल्यूशन का करने का अलग अलग तरीका होता है। तो अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x/B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y/C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस B1A2। अब देखेंगे हमने जो x और y की पिछले वैल्यू निकाली थी कैसे, आप इसको इसके इक्वल में रखिए, इसको इसके इक्वल में, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऑलरेडी आपको x की वैल्यू मिलेगी किसी फॉर्म में। ये देखिए B1C2 माइनस B2C1 और डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस B1A2। ठीक, तो आपके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, बस ये फॉर्मेट चेंज हो गया आपके इक्वेशन का। इसी इक्वेशन को मैंने आपको क्रॉस के द्वारा बताया था, आप 3 क्रॉस बनाइए। ठीक है, और चूँकि यहाँ B1 से शुरू हुआ है आपका x में तो B1/B2 C1C2 A1A2 B1B2 जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे ख़त्म करिए, और BCA। ठीक है, फिर B XY1, ये देखिए XY1, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। यही फॉर्मेट था, मैंने यही आपको स्टार्टिंग में बताया इस वीडियो के। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। मुझे तो लगता है कि बाकी आपने जो भी विधियाँ पढ़ी है उससे बहुत ही आसान है ये सॉल्व करना। कैसे, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट, ठीक है, मल्लेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें, ये देखिए यहाँ पर हम 2 टिकट 3 टिकट संख्या आ गई, तो कुल लागत कितना हो रहा है 46 रुपये का। ठीक है, और यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुरम के लिए खरीदें, देखिए चेंज हो गया, अब हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के लिए ले रहे हैं और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए ले रहे हैं, तो हमारी कुल लागत 74 रुपये की आ रही है। तो पूछ रहा है कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात करिए। हमने क्या बताया था, जो हमें ज्ञात करना होता है उसे हम लेट करते हैं। तो मल्लेश्वरम का किराया हम x रुपये मान लेंगे और यशवंतपुर का किराया y मान लेंगे। आसान हो गया अब हमारे लिए, लेट करते ही क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। कैसे, देखिए 2 टिकट मल्लेश्वरम का किराया x यानी 2 × x, 3 टिकट यशवंतपुर का किराया y माना है प्लस 3y इक्वल टू कुल लागत 46 थी। सेम सेकंड कंडीशन बनेगा, 3 टिकट मल्लेश्वरम यानी 3x, 5 टिकट यशवंतपुर यानी 5y इक्वल टू 74। फिर आप पक्षांतर करिए, इन दोनों को माइनस में मिलेगा, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, देखिए सेम फॉर्मेट में है, ये है A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब बात ये है कि यहाँ पर C1 की वैल्यू -46 है। ठीक है,
ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सेम c2 की वैल्यू -74 है। और a1 देखिए, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 3 है एंड b2 की वैल्यू 5 है। आप डायरेक्ट ऐसे आपको हर जगह लिख के कंपेयर करके तब आपको a1 और b1 और c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में ही इस इक्वेशन को उस फॉर्मेट में मानो तो आप खुद ब खुद देखोगे कि x का गुणांक a1 मानते हैं यानी 2 है, सेकंड इक्वेशन का गुणांक a2 है यानी उसका मान 3 है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। हमने क्या बोला था, वज्र गुणन के लिए क्या करेंगे, 3 क्रॉस बनाइए, आँख मूंद करके 3 क्रॉस डायरेक्ट सीधे लिखिए x y 1 लिख डाला, आँख मूंद करके फिर से b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2, मतलब आप b1 b2 से शुरू करिए, c1 c2 लिखिए, a1 a2 b c a, फिर b पर ख़त्म करिए, जहाँ से शुरू किया वहाँ पर ख़त्म करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई करना है, पर हमारे पास वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाली है। b1 की वैल्यू हमारी 3 है, b2 की वैल्यू हमारी 5 है, c1 की वैल्यू -46, c2 की वैल्यू -74, मैंने आपको यहाँ बताया अभी, ये देखिए। ठीक है, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, अगेन b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5। चलिए, x डिवाइडेड बाई इक्वल टू y डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, मैंने बोला था ऐसे आँख मूंद के पहले बनाते चलिएगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अच्छा, अब करना क्या है कि x के डिवाइडेड बाई में हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू -74 विच इज़ -222 माइनस, ये देखिए, ये जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -230 था आपके पास। ठीक है, -230 था, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी आपकी, फिर सारे मेहनत आपके बर्बाद हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो कंसंट्रेट होइए, एक बार रीचेक करते चलिए अपना प्लस माइनस कि सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए y डिवाइडेड बाई -46 इंटू 3 विच इज़ -138, ये देखिए फिर से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में मिलेगा, और हमारे पास माइनस लगाना था तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा विच इज़ 148। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10 माइनस 3 त्रिका 9, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x डिवाइडेड बाई 8 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे y डिवाइडेड बाई 10 आएगा इक्वल टू 1/1। अब देखिए जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी, y की वैल्यू 10 आएगी, और आपने x जो माना था वो मल्लेश्वरम का टिकट का किराया माना था, और y जो माना था वो यशवंतपुर के टिकट का किराया माना था। तो जब x बराबर 8 आया है यानी 8 रुपये रोडवेज से उसका किराया लगेगा। ठीक है, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का जो किराया लगेगा वो 8 रुपये लगेगा, और यशवंतपुर का जो लगेगा वो 10 रुपये लगेगा। तो देखिए कितना ज़्यादा इजी, आपका सिर्फ 2 क्रॉस बनाने की ज़रूरत है, ये इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सीधे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, मतलब आपको समीकरण तो देगा लेकिन वो आपका लीनियर के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो आप सोचेंगे इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो ये बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे कि आपके पास कोई समीकरण युग्म दे रखा है, ये देखिए 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ये आपका तो इस फॉर्म में है नहीं, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है क्या, नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को। अब वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, परंतु यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में 1/x को p लेट करें और 1/y को q लेट करें, उससे प्रतिस्थापित कर दें, इसका मतलब जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ p लिख दें, जहाँ जहाँ 1/y है वहाँ q लिख दें, तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगा, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 एंड दिस इज़ 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन था, ये अब हमारा प्रतिस्थापन के बाद से नया इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन 4 हो गया। फिर इसको आप वज्र गुणन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस बनाइए आँख मूंद करके, 3 क्रॉस बनाया, बट ध्यान रखिए अब यहाँ पर हम x y नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा फॉर्म क्या है, p q के फॉर्म में, तो अब हम यहाँ लिखेंगे p, यहाँ लिखेंगे q, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है,
देखिए कंपेयर करिए, मतलब आप इसको, अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है आपके पास। अब यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 13, यहाँ पर से भी a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -2, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। वेट, यहाँ पर c की वैल्यू प्लस में नहीं रखेंगे, हम क्या करते हैं इक्वेशन को पहले 0 के इक्वल में रखते हैं, तभी वो हमारा इक्वेशन होता है। यानी 5p - 4q + 2 = 0, ये हमारा नया इक्वेशन। ऐसे ही इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 2p + 3q - 13 = 0। नाउ वी हैव c1 की वैल्यू -13, c2 की वैल्यू +2, ठीक है। अभी तो गड़बड़ हो जाती, p q लिख लिया, क्रॉस बना लिया, देखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 फिर b2, कंपेयर करके आप वैल्यू रख सकते हैं। फिर वही काम, p डिवाइडेड बाई इक्वल टू q डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, माइनस, ये देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस, तो जब ये प्लस हो गया तो ये तो चेंज होने से रहा हमारा, 13 चौके 52। अब q डिवाइडेड बाई 13 पच्चे 65, लेकिन ये माइनस है तो उसकी वजह से, सॉरी 13 पच्चे 75 हो गया हमारा, -75, ये 2 दूनी 4, -4 हो गया, इक्वल टू, ये देखिए -4 और +2, तो 4 दूनी -8 और 5 तिहाई 15, तो ये -15 हो गया। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके 1 बाई 1 हम उसको इक्वल करेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको p की वैल्यू 46/23 मिलेगी। इसको सॉल्व करेंगे, 23 दूनी 46, यानी p बराबर 2। ऐसे ही q की वैल्यू 23 3 बार कटेगा 79, तो q की वैल्यू 3 आ गई। अब आप ध्यान दीजिए, आपने 1/x को p माना था, 1/y को q माना था ना, तो जब p की वैल्यू आप 2 रखेंगे, यानी 1/x = 2 है, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो हो जाएगा 1 बराबर 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू 1/2 मिली। सेम प्रोसेस y के साथ होगा। इसी वजह से अब हम क्या करेंगे कि चूंकि p बराबर 1/x मान रखा था, इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 आएगी, और q की वैल्यू हमने 1/y मान रखी थी, तो y की वैल्यू 1/3 आएगी। सिंपल, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आर x = 1/2, y = 1/3। मतलब कहने का ये कि जो इक्वेशन हमें डायरेक्ट x और y के फॉर्म में सॉल्व करने पे नहीं मिल पा रहा था, उसे हम पहले लीनियर फॉर्म में बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। फिर वज्र गुणन विधि आप अप्लाई करिए, रिप्लेस करिए, जो आप लेट किए थे उसका ओरिजिनल वैल्यू निकाल करके आप इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और उम्मीद है कि बाकी इसके सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए हों। जो ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बी सेफ एंड स्टे होम एंड गुड लक।